तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं ओशन टेम्परेचर, क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, एंड देन ऑल्सो जो मरीन लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। देन हम देखेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ओशन टेम्परेचर्स का, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ ओशन को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात, जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हमें पता चलता है। देन कोस्टल लैंड जो है उसके क्लाइमेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो हम कोल्ड करंट एंड वार्म करंट देखते हैं, ऑफ शोर विंड्स, ऑन शोर विंड्स, तो उधर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लार्ज मासेस में, लार्ज वॉल्यूम में जो मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून जैसे फिनोमेना भी बनते हैं, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ओशन टेम्परेचर को स्टडी करना। तो अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। सबसे पहला सोर्स तो सन, जिससे सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है ओशन का वाटर, एंड उसी से ही हाई हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आता है ओशंस में। इसके बाद आता है इनर हीट से भी ओशन जो है उसकी हीटिंग होती है। क्रस्ट के पास जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वहाँ पे हम देखते हैं कि सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे क्रस्ट से जो हीट आ रही है उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। बट ये इस हीट की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने हमें इंसोलेशन से मिल रहा होता है। अब इसके बाद देखते हैं जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है हम देखते हैं कि सनलाइट जो है वो कुछ मीटर्स के बाद नहीं जाती है, नहीं पेनिट्रेट कर पाती है ओशन वाटर के सरफेस में। तो वहाँ पे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस आता है। जो ऑर्गेनिजम्स है वो केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि वेंट से निकलते हैं अपने फूड को क्रिएट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा उनको केमिकल से फूड बनाने के लिए हीट कहाँ से मिलती है। तो जो हीट है उन बैक्टीरिया को, जो क्रस्ट के पास से हमें इनर हीट मिल रही है, उसको वो यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती है जब हम मरीन ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं जो कि अपर लेवल्स में हमें मिलते हैं ओशन में। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कीमोसिंथेसिस का। एंड जो बैक्टीरिया है उसको जो हीट मिल रही है इनर सरफेस से, क्रस्ट के पार्ट से। इसके बाद आता है डायरनल रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर इज टू स्मॉल, वाई डू ओशंस टेक मोर टाइम टू हीट और कूल। तो यहाँ पे जो हीटिंग कैपेसिटी है ओशन का, इसका कॉन्सेप्ट आता है कि ओशन को एंड देन हीट होने में एंड देन कूल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम लैंड से कंपेयर करते हैं तो वो हीट भी जल्दी होता है एंड कूल डाउन भी जल्दी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर है इसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ये हीट एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ज़्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए इनको जायंट हीट सिंक भी बोलते हैं क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद आता है डायरनल रेंज, जो डिफरेंस आता है दिन और रात के टेम्परेचर में। तो अगर लैंड सरफेस पे डेजर्ट एरियाज में हम देखते हैं तो दिन में गर्मी होती है, रात में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। बट यही चीज़ अगर हम ओशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है हमको, क्योंकि वो हीट होने में इतना टाइम लगाता है तो वो कूल डाउन होने में भी ज़्यादा टाइम लगाता है। इसलिए हम दिन और रात के टेम्परेचर में जब डिफरेंस देखते हैं तो हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है ओशन की हीटिंग और कूलिंग साइकिल में। इसके बाद आता है कि किस किस प्रोसेस से जो ओशन वाटर है वो हीट अप हो रहा है। तो तीन प्रोसेस हैं। एक तो सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हीटिंग हो रही है डायरेक्टली। अब ये भी डिफर करता है कि इक्वेटर पे कितना एल्बीडो है एंड देन पोलर रीजन्स में कितना एल्बीडो है, एंड उनको उनके अकॉर्डिंगली लैटिट्यूडनल वाइज डिफर करता है कि कितना हीटिंग वहाँ पे हो रही है। इसके बाद कन्वेक्शनल करंट का रोल आ जाता है, जो सर्कुलेशन होती है हीट की, उसकी वजह से हीटिंग होती है ओशन वाटर की। एंड देन हीट जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन से। अब वो फ्रिक्शन या तो टाइडल करंट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो सरफेस विंड ऑफ शोर या ऑन शोर विंड है वो प्रोड्यूस कर रही है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है हमारी वाटर बॉडी पे। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सन रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन, कन्वेक्शनल करंट्स, एंड देन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उससे जो हीट आ रही है। तो तीन प्रोसेसेस से जो ओशन वाटर है वो हीट अप होता है। अब देखते हैं कि कूल डाउन कैसे होता है। तो बैक रेडिएशन, जो हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है उसको जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, उससे उसको बोलते हैं हम बैक रेडिएशन। यहाँ पे हीट बजट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सी सरफेस लेवल पे ये हो रहा होता है, तो इसकी वजह से कूल डाउन होता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ हीट कैसे हो रहा है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है जो सरफेस लेवल पे जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है उसके बीच में जो हीट का एक्सचेंज आ रहा है डिफरेंस की वजह से, ठंडा है बाहर और ओशन वाटर गर्म है, उसकी वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है उससे कूल डाउन होता है। इसके बाद इवापोरेशन,
जो भी हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि इवापोरेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, कंडेंसेशन होता है, उससे हीट लॉस होता है। तो तीन प्रोसेसेस हैं, बैक रेडिएशन जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं, देन हीट ऑफ देन एक्सचेंज ऑफ हीट एंड देन इवापोरेशन। तो हीटिंग के भी तीन प्रोसेसेस हैं एंड कूलिंग डाउन के भी तीन प्रोसेसेस हमने देख लिए। इसके बाद आता है कि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस में, कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस किस फैक्टर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो इंसोलेशन, कि डेली ड्यूरेशन में कितनी इंटेंसिटी से धूप आ रही है, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इसके बाद हीट लॉस कितना हो रहा है, कि कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हमने अभी देखा, कितना स्कैटर कर रहे हैं, देन कितना क्लाउड कवर है जिसकी वजह से एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है, इतनी सनलाइट नहीं पहुंच पाती, इवापोरेशन कितना हो रहा है, रेडिएशन कितना हो रहा है, वो डिसाइड करता है। देन आता है एल्बीडो, कि किस एंगल पे जो सन की रेज है वो ओशन तक पहुंच रही है। अगर हम इक्वेटर के पास देखते हैं तो जो सन की रेज होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, छोटा एरिया कवर करती है। बट जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं स्कैटरिंग ज़्यादा होने लगती है एंड बड़ा एरिया वो कवर करती है, स्लैंटेड एंगल पे आती है। तो एल्बेडो का जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि टेम्परेचर कहाँ पे कितना होगा। इसके बाद सैलिनिटी, हमने जो लास्ट सेशन में भी देखा था कि जैसे जैसे सॉल्ट का कंटेंट हमारे पानी में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में या फिर टोटली हीटअप होने में। अब जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वैसे ही जो इवापोरेशन का प्रोसेस है उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिसाइड करता है कि अगर ज़्यादा सैलिनिटी है तो इवापोरेशन में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, हीटअप होने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद आता है कुछ माइनर फैक्टर भी होते हैं जो हर जगह देखने को नहीं मिलते, बट कहीं कहीं हमें लैंड मासेस देखने को मिलते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन में हम देख सकते हैं सबमरीन रिजेस जहाँ पे ज़्यादा होती है, सिल्स ज़्यादा होते हैं। तो मार्जिनल सीज में हम देखते हैं कि जहाँ पे ये सब ज़्यादा होता है, जब रिजेस हैं तो वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं जिससे मिक्सिंग ऑफ वाटर कम हो जाती है। ऑपोजिट साइड, जैसे एक रिज है, एक साइड पे वार्म करंट है, एक साइड पे दूसरा करंट है, ओशन करंट, तो उसकी मिक्सिंग को थोड़ा कम करता है जो ये सबमरीन रिजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद शेप ऑफ ओशन, तो लैटिट्यूडनली एक्सटेंसिव सी जो होते हैं, अगर उनको कंपेयर करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंसिव सी, तो जो लैटिट्यूडनली एक्सटेंसिव सी होते हैं वो ज़्यादा वार्म होते हैं। तो यहाँ पे एक दो फैक्टर्स आ जाते हैं कि कितना उनका एक्सचेंज हो रहा है कोल्ड करंट, कोल्ड ओशन करंट से, एंड देन कितना वो इनक्लोज्ड है, उससे डिफाइन होता है। जैसा हम देख भी सकते हैं मेडिटेरेनियन सी में इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से। तो कैसी शेप है ओशन की वो भी डिफाइन करेगी कि उसका जो सरफेस वाटर है वो कितना वार्म होगा। इसके बाद इनक्लोज्ड सी, जैसे मार्जिनल सी, गल्फ होते हैं या बे होते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है अगर ओपन सी से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि छोटे एरिया में, इनक्लोज्ड एरिया में जो पानी इकट्ठा हो रखा है उसको हीटअप करना आसान है। एंड देन क्योंकि उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा बाकी ओशन करंट्स के साथ ज़्यादा, इस वजह से वो अपनी हीट को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है एंड ज़्यादा उसका टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। देन लोकल वेदर कंडीशंस जैसे साइक्लोन, ये भी इम्पैक्ट करते हैं ओशन सरफेस टेम्परेचर को। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में कंपेयर करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हीट वेव का कॉन्सेप्ट आता है या फिर लैंड ब्रीज, ओशन ब्रीज का कॉन्सेप्ट आता है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जिसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। बट अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में हम जाते हैं तो ओशन का जो ओशन एरिया ज़्यादा कवर करता है रादर देन लैंड, इस वजह से वहाँ पे हमें एक्सचेंज कम होता है जिसकी वजह से कम देखने को मिलता है सरफेस टेम्परेचर। देन प्रेवलेंट विंड्स, जो ऑफ शोर विंड है जो कि शोर से दूर जा रही है, लैंड से सी की तरफ डायरेक्शन में जा रही है, एंड ऑन शोर विंड्स जो कि सी से शोर की तरफ, कोस्टल रीजन की तरफ जा रही है, जिनसे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है। जैसी ऑफ शोर विंड जा रही है हमारा कोस्टल बीच वाले एरिया से ओशन वाली तरफ, तो वो अपने साथ फ्रिक्शन क्रिएट करती है जो वार्म सरफेस एरिया उसको अपने साथ उस डायरेक्शन में लेके जाती है, जैसा कि हम पेरुवियन कोस्ट पे भी देखते हैं, वहाँ पे जो वार्म वार्म सरफेस वाटर होता है वो स्लाइटली वेस्टर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इसकी वजह से जो नीचे का कोल्ड वाटर है वो ऊपर सरफेस पे आता है, देन वापस वो हीट अप होता है, देन वापस वो ट्रैवल करता है, ये इस साइकिल को हम अपवेलिंग बोलते हैं, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। तो ये भी डिसाइड करता है कि कितना आपका सरफेस टेम्परेचर होगा। इसके बाद बात करते हैं एल नीनो का कॉन्सेप्ट जो होता है,
या फिर वॉल्कर सर्कुलेशन जो हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न इंडोनेशियन आइलैंड के पास, जहाँ पे जो ऑन शोर विंड है जब वो ओशन से लैंड की तरफ आ रही है तो वो अपने साथ गर्म वार्म ओशन करंट्स लेके आ रही है, क्योंकि वो कोस्टल रीजन की तरफ जा रही है तो वो उसी एरिया में वार्म वाटर को इकट्ठा कर लेती है एक तरीके से, वहाँ पे जो एरिया है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्कर सर्कुलेशन, जो कि हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न इंडोनेशियन आइलैंड्स के पास। इसके बाद ओशन करंट्स का भी काम आता है यहाँ पे, कि कैसे कैसे कोल्ड करंट जो है वो जब जाएगा गर्म इलाकों में तो वहाँ पे वो टेम्परेचर कम करेगा। देन जो वार्म ओशन करंट से जब वो पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहाँ पे। जैसा हम देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप के पास। एंड देन लब्राडर करंट जो कि कोल्ड करंट है वो टेम्परेचर कम कर देता है जब वो ट्रैवल करता है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ के डायरेक्शन में। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए कि जो डिसाइड करते हैं कि कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओशन में एंड कहाँ पे टेम्परेचर कम एंड ज़्यादा किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इसके बाद आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक लेयर्ड थर्मल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसको हम पेलाजिक रिलीम बोलते हैं। ऊपर का जो सरफेस वाटर होता है ओशियनिक जोन बोलते हैं उसको। देन जो 200 मीटर्स तक सरफेस वाटर होता है उसको फोटिक जोन बोलते हैं, जहाँ पे सन रेज आ पा रही है। इसके बाद आता है ए फोटिक जोन जहाँ पे सन रेज रिसीव नहीं कर पा रहा है यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है। एंड देन आता है अबाइसल जोन, यहाँ पे जो सन रेज है वो बिल्कुल एब्सेंट है एंड जो क्रस्ट से हमें हीट मिल रही है उसका एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती जाती है तो हम देखते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। बट बीच में एक ऐसी जोन आती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिडली कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 300, इसकी बाउंड्री होती है 100 टू 400 मीटर बिलो द सी सरफेस। वहाँ पे हमें थर्मोक्लाइन की लेयर देखने को मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। एंड जैसे जैसे डेप्थ हमारी बढ़ती जाती है तो 0 डिग्री को अप्रोच करते जाता है टेम्परेचर, बट 0 डिग्री होता नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है बट 0 डिग्री होता नहीं है, क्योंकि नीचे भी हमें क्रस्ट से हीट मिल रही होती है। तो ये 3 लेयर्स हमने देख ली। अपर लेयर जहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वार्म वाटर है, रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। देन थिक हैवी वाटर मास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लोअर लेयर जो कि बियॉन्ड 1000 मीटर डेप्थ पे प्रेजेंट होती है, बहुत ठंडी लेयर होती है एंड इट रिप्रेजेंट्स डेंस ओशन वाटर मास। इसके बाद बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होती है जहाँ पे रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, जिसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन जो हमें देखने को मिलती है 300 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद सीजनल थर्मोक्लाइंस भी हम देखते हैं जिसकी डेप्थ वेरी करती है 40 मीटर से 100 मीटर। क्यों होता है सीजनल थर्मोक्लाइन? ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर सरफेस बाय सोलर रेडिएशन। गर्मी के टाइम पे ज़्यादा सोलर रेडिएशन है तो जो डिक्रीज है टेम्परेचर में वो हम देखेंगे, जो थर्मोक्लाइन लेयर हमारी होती है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है 40 मीटर टू 100 मीटर। एंड डायरनल थर्मोक्लाइन भी होते हैं जो दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी इसकी शिफ्टिंग होती है। देन पोलर एरियाज में देखते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो सरफेस वाटर पे ही दिखता है हमें, तो ज़्यादा थर्मोक्लाइन ज़्यादा हमें रैपिड डिक्रीज देखने को नहीं मिलता है पोलर एरियाज में अगर हम डेप्थ के साथ बढ़ते जाते हैं तो ये 3 लेयर्स हो गई। सबसे पहले तो ये पेलाजिक रिलीम, फोटिक जोन, ए फोटिक जोन एंड अबाइसल जोन। देन 3 लेयर, अपर लेयर, देन बीच में थर्मोक्लाइन एंड लोअर लेयर। सी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते जाता है जैसे जैसे हमारा डेप्थ जो है वो इंक्रीज करता है। देन डायरनल और एनुअल रेंज भी होते हैं टेम्परेचर के। इसके बाद जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी सोलर रेडिएशन की वजह से हमारा जो ओशन वाटर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं होता है।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। कई जगह पे ओशन करंट्स वर्क कर रहे होते हैं, कई जगह पे लैंड मास रेशियो डिफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये चेंज होता रहता है। इसके बाद इनक्लोज सी की अगर बात करते हैं, इनक्लोज सी जो हाई लैटिट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो सी सरफेस पे है वो कम होता है, अगर नीचे जैसे जैसे डेप्थ में हम जाते हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, बट अगर हम ऊपर के सरफेस लेवल की बात करते हैं जैसे पोलर रीजन्स पे, वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है हाई लैटिट्यूड्स में, इनक्लोज्ड सी या ओशन में। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओशन में कैसे होता है, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड हमारा बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड के रेट से कम होते जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें इक्वेटर के स्लाइडली नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। एंड अगर हम कंपेयर करते हैं, बात कर चुके हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को, जब हम कंपेयर करते हैं तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एंड वाटर का। इस वजह से जो डिफरेंस है टेम्परेचर में आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होते जाता है, बट यूनिफॉर्म नहीं होता जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है। इसके बाद सरफेस temperature of the surface water in the lower latitudes is 26 degrees Celsius and it decreases when we go towards the poles. तो पोल पे जो टेम्परेचर है इट ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वहाँ पे थर्मोक्लाइन भी हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर सरफेस जो है उधर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एंड मैक्सिमम और मिनिमम एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम है कि जब ओशन की हीटिंग हो रही है तो धीरे धीरे जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वो अगस्त में होता है। एंड देन मिनिमम जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो फेब्रवरी में होता है। ऐसे ही एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वैसे ही हमारा डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी होता है। तो हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। एंड जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हायर होता है इनलैंड सी में, जब ओपन सी के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो इनलैंड सी में रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड ओपन सी में कम होता है। इसके बाद रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर हमने देख लिया, एनुअली अगस्त में मैक्सिमम होता है, देन फेब्रवरी में मिनिमम होता है। तो ऐसे ही दिन में डायरनली भी उसका रेंज डिफर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट जो सरफेस पे होता है, हाईएस्ट हीटिंग उसकी होती है 2 PM पे, एंड देन लोएस्ट टेम्परेचर जो वो रिकॉर्ड करता है वो होता है 5 AM पे। तो ये इसकी रेंज हो गई। एंड देन मैक्सिमम हमने देखा कि अगस्त में होता है, तो हम सोच सकते हैं कि अगस्त एंड अक्टूबर के टाइम पे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। अगर हम इंडियन ओशन में भी बात करते हैं तो उसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी आता है, क्योंकि मैक्सिमम होता है सरफेस टेम्परेचर अगस्त में एंड मिनिमम होता है फेब्रवरी में। अगर नॉर्थ पैसिफिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है अगर कंपेयर करते हैं उनके साउदर्न पार्ट से। तो नॉर्दर्न पार्ट जो होता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन का, वहाँ पे ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है इफ़ यू कंपेयर इट टू द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द ओशंस। एंड इसके साथ साथ जो 11 ईयर सन स्पॉट साइकिल होती है, इसकी वजह से भी एनुअली एंड डायरनली तो हमने देख लिया, बट जो सन स्पॉट की साइकिल होती है 11 साल की, ये हर 11 साल में वो एक बार मैक्सिमा पॉइंट रीच करेगा जब सन के सरफेस पे सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स की एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, एंड एक बार 11 साल में वो मिनिमा पे पहुंचेगा जब सन स्पॉट्स की एक्टिविटी सबसे कम होगी। तो वो भी जो सी टेम्परेचर है उसको उसमें डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, देन थर्मल लेयर्स, फोटिक एफोटिक एंड एबाइसल, इसके बाद थर्मोक्लाइन की लेयर, एंड देन क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो जिनका रोल होता है टेम्परेचर को चेंज करने में ओशन के। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।